अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि पोर्टफोलियो कैसे बनाए तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पोर्टफोलियो क्रिएशन सिखाने वाला हूं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जय घोड़ेला स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोर्स के 13 लेक्चर में। इस लेक्चर में हम आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है पोर्टफोलियो क्रिएशन। जब भी आप किसी एक कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो उसे स्टॉक कहा जाता है। जैसे अगर आपने रिलायंस के 100 शेयर्स खरीदे हैं तो इसका मतलब है कि आपने रिलायंस के स्टॉक के 100 शेयर खरीदे हैं, जबकि वो स्टॉक एक ही है। लेकिन जब आप अलग अलग कंपनीज के शेयर्स खरीदते हैं तो उन सभी स्टॉक्स को मिलाकर पोर्टफोलियो कहा जाता है। जैसे मान लो आपने रिलायंस के 2 शेयर्स खरीदे हैं, आईटीसी के 4 शेयर खरीदे हैं, टीसीएस के 6 शेयर खरीदे हैं और इन्फोसिस के 8 शेयर खरीदे हैं, एचयूएल के 10 शेयर खरीदे हैं। तो इन सबको मिलाकर आप कहेंगे कि मेरे पोर्टफोलियो में 5 स्टॉक्स है, क्योंकि 5 अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स है। तो पोर्टफोलियो क्रिएशन का मतलब होता है अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स को सिलेक्ट करके एक बेस्ट कॉम्बिनेशन स्टॉक्स बनाना, जिससे अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज किया जा सके। तो हमारा एम ये नहीं होना चाहिए कि हम बेस्ट स्टॉक्स को सेलेक्ट करें, हमारा एम ये होना चाहिए कि हम अपने पोर्टफोलियो में बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स को सेलेक्ट करें। और इस लेक्चर में हम आपको यही सिखाने वाले हैं। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहला है पोर्टफोलियो बनाते वक्त ज्यादातर जो लोग गलती करते हैं वो ये है कि वो या तो एक स्टॉक में हद से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी ओवर एलोकेशन कर देते हैं, या फिर किसी स्टॉक में बहुत ही कम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, यानी अंडर एलोकेशन कर देते हैं। अब ओवर एलोकेशन और अंडर एलोकेशन करने से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि आपका पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए का है, जिसमें आपने एक स्टॉक के अंदर अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 2% यानी 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अब अगर मान लो कि आपके इन्वेस्ट करने के 1 महीने के बाद ही अगर स्टॉक डबल भी हो गया, यानी आपकी होल्डिंग की वैल्यू है वो 40,000 भी हो गई, तब भी आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो बढ़कर 10,20,000 ही हो पाएगा। यानी इस स्टॉक के डबल होने से भी आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ 2% का ही इम्पैक्ट होगा। वहीं मान लेते हैं कि अगर आपने अपने पोर्टफोलियो के एक स्टॉक में 40% का एलोकेशन कर दिया है, यानी आपने उसमें 4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे, और अगर वो स्टॉक यस बैंक की जैसे निकला, जो कि आपके बाई करने के बाद ही 50% नीचे गिर जाता है, तो इस केस में आपको 2 लाख रुपए का नुकसान होगा, यानी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू घटकर 8 लाख रुपए हो जाएगी। मतलब इससे आपके पोर्टफोलियो में 20% का इम्पैक्ट होगा। इसलिए कैपिटल को प्रॉपरली एलोकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आप 468 स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ऐसे स्टॉक्स जिनमें आपको कम कन्विक्शन है उनमें आपको 4% एलोकेट करना चाहिए, और जिनमें आपको ठीक ठाक भरोसा है उनमें 6%, और जिनमें आपको सबसे ज्यादा भरोसा है उनमें भी आपको ज्यादा से ज्यादा 8% एलोकेट करना चाहिए। और इस तरीके से आप एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इसके बाद सेकंड आ जाता है एवरेजिंग करना। रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे ही उनके किसी स्टॉक की प्राइस गिरने लगती है ना, उसमें कम प्राइस में बाई करके एवरेज करना शुरू कर देते हैं, और ऐसे ही एवरेज करते करते कई बार वो पोर्टफोलियो का 30 से 40% किसी एक स्टॉक में एलोकेट करके ओवर एलोकेशन की गलती कर देते हैं। और फिर क्या प्रॉब्लम्स आती है वो हमने आपको बता ही दिया है। तो अगर आपको एवरेजिंग करनी है तो इसके लिए आप स्टैगर्ड एलोकेशन की स्ट्रेटेजी लगाए, जिसमें मान लो अगर आप अपने स्टॉक में अपने पोर्टफोलियो का 7% एलोकेट करना चाहते हैं, तो पूरा 7% एक बारी में उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने की जगह पहले आप उस स्टॉक में 4% ही इन्वेस्ट कीजिए, और फिर धीरे धीरे बचा हुआ 3% इन्वेस्ट कीजिए। इससे आपको एवरेजिंग का भी फायदा मिलेगा और आप और एलोकेशन की गलती भी नहीं करेंगे। इसके बाद थर्ड है सक्सेस रेट। एक प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो बनाने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन ही है सक्सेस रेट। अगर आपने पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक रखे हैं तो उनमें सभी स्टॉक्स तो अच्छा परफॉर्म करेंगे नहीं, इसमें कुछ ऐसे भी स्टॉक्स होंगे जो खराब भी परफॉर्म करेंगे। तो आपके कितने स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कितने स्टॉक्स खराब परफॉर्म कर रहे हैं, इससे ही सक्सेस रेट का पता चलता है। अगर आपके 10 में से 6 स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका सक्सेस रेट होगा 60% का, और ज्यादातर जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स होते हैं उनका सक्सेस रेट 60% के आसपास ही होता है। इसलिए आपको अपने पोर्टफोलियो में सक्सेस रेट का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि हमेशा आपको अपने पोर्टफोलियो को मार्केट कैप के बेसिस पर डाइवर्सिफाई करना चाहिए। यानी अगर आप एक इंडिविजुअल स्टॉक पिकर है और आप एक सेफ पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 50% पैसा लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी ऐसे स्टॉक जिनकी मार्केट कैप 20,000 करोड़ से भी ज्यादा होती है, और बाकी बचा हुआ 50% आपको स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, यानी ऐसे स्टॉक्स जिनकी मार्केट कैप 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में है। मार्केट कैप के बेसिस पर डाइवर्सिफिकेशन करने के पीछे रीजन ये है कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं वो जनरली सेफ होते
होते हैं, लेकिन वो आपको हाई रिटर्न्स नहीं देते हैं। तो अगर आप पूरा ही पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे, जबकि जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन वो उसके हिसाब से ज्यादा रिटर्न्स भी देते हैं। तो अगर आप इनका एक कॉम्बिनेशन बना लेंगे तो इससे आपका जो पोर्टफोलियो है वो काफी बैलेंस्ड रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन, यानी अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना। मतलब अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक्स है तो ऐसा ना हो कि वो सभी स्टॉक्स एक ही सेक्टर के हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आईटी सेक्टर के हो, क्योंकि आईटी सेक्टर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो आपको फिर सारे ही स्टॉक्स में लॉस हो रहा होगा। इसकी जगह अगर आपने पोर्टफोलियो में आईटी सेक्टर के साथ साथ और भी डिफरेंट सेक्टर्स जैसे कि बैंक, एफएमसीजी, ऑटो या फिर पावर सेक्टर के स्टॉक्स को रखा होगा तो फिर एक सेक्टर में अगर प्रॉब्लम आएगी तो भी आपका पूरा पोर्टफोलियो इफेक्ट नहीं होगा, जिससे भी आपका पोर्टफोलियो स्टेबल रहेगा। तो हमारे अकॉर्डिंग आपको अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 5 डिफरेंट सेक्टर्स के स्टॉक्स को रखना चाहिए और किसी भी सेक्टर में आपको मैक्सिमम 20% एलोकेट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जिसके बारे में आपको जानना चाहिए वो ये है कि आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए। तो अभी आपको स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई दे रही होगी जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है तो फिर आपके पोर्टफोलियो में 5 स्टॉक्स ही काफी होंगे। बट इस हिसाब से एक स्टॉक में आपका जो एवरेज एलोकेशन होगा वो 20% का ही होगा। बट हमारे अकॉर्डिंग 1 लाख रुपए का जो पोर्टफोलियो है वो काफी छोटा है, तो इसमें आपको कॉन्सेंट्रेशन रखना ही अच्छा रहेगा। हाँ, इसमें रिस्क तो ज्यादा होगा लेकिन आप रिटर्न्स भी ज्यादा कमा पाएंगे। ये सिर्फ हमारा सजेशन है, आप चाहे तो इसमें 10 स्टॉक्स भी रख सकते हैं। इसके बाद अगर आपका पोर्टफोलियो 1 से 20 लाख रुपए तक का है तो हमारे अकॉर्डिंग आपको अपने पोर्टफोलियो में 12 स्टॉक्स रखने चाहिए और ऐसे ही 20 से 50 लाख के पोर्टफोलियो में 15 स्टॉक्स रखने चाहिए। और 50 लाख के ऊपर की कैपिटल में हमारे अकॉर्डिंग अगर आप अपने पोर्टफोलियो को सेफ रखना चाहते हैं तो आपको 20 स्टॉक्स ही रखने चाहिए। अब यहाँ पर आप 20 की जगह 21-22 भी कर सकते हैं और 17-18 भी कर सकते हैं। उससे बहुत ज्यादा ना बढ़ाए, ना ही उससे बहुत ज्यादा कम करें। तो इन कुछ टिप्स के बेसिस पर आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, लेकिन पोर्टफोलियो बनाते वक्त आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। तो चलिए अब उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसमें पहली मिस्टेक है सेम या सिमिलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना और उसको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो समझना। जैसे मान लो अगर आप 2 अलग अलग ईवी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो इससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों स्टॉक्स ईवी सेक्टर से ही बिलोंग करते हैं, इसलिए उन दोनों स्टॉक्स में सेम तरह के ही रिस्क रहेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो भी ईवी कंपनीज की सेल्स है वो घटेगी, और अगर सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज होगी तो भी उन दोनों ईवी कंपनीज की सेल्स है वो घटेगी। तो ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। आपको ऐसे डाइवर्सिफिकेशन करना है कि एक दूसरे से नेगेटिव कोरिलेट हो, ताकि अगर एक सेक्टर में प्रॉब्लम हो तो भी दूसरे सेक्टर में आपका फायदा हो। और दूसरी गलती होती है पोर्टफोलियो एलोकेशन के टाइम पर इनडायरेक्ट होल्डिंग को कैलकुलेट ना करना। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग डायरेक्ट स्टॉक्स के साथ साथ म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स है वो भी तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर मान लो आपने खुद रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और आपने जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है उसने भी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज में ही की है, तो ऐसे में अपने सही पोर्टफोलियो एलोकेशन को कैलकुलेट करने के लिए आपको उसको भी कंसीडर करना चाहिए। तो इन कुछ बातों को ध्यान में रखकर अगर आप अपने पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आपका पोर्टफोलियो एक बेस्ट पोर्टफोलियो बन सकता है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो वैल्यूबल लगा तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपसे नेक्स्ट वैल्यूबल वीडियो मिस ना हो सके।